नमस्कार दोस्त, आज एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है सत्यशोधक आंदोलन 1873। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पुणे में ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने स्थापना की थी। इस संस्था ने दलितों और महिलाओं के शिक्षा और सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। फूले का जन्म 1827 में एक माली परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा एक ईसाई मिशनरी स्कूल में हुई थी। पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने निम्न जातियों के बराबरी, जातीय भेदभाव को समाप्त करना, बाल विवाह रोकने, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक सुधारों की वकालत की। इसने सभी मनुष्यों में निहित समानता पर जोर दिया। इसने एक ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। ईश्वर और मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार के मध्यस्थ को अस्वीकार कर दिया, जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में पुजारियों की आवश्यकता और जाति व्यवस्था को खारिज कर दी। शुरू में फूले ने आर्य समाज, प्रार्थना समाज और पुनः सार्वजनिक सभा के नजदीक आए, लेकिन निम्न जातियों के अधिकारों के लिए इसे पर्याप्त नहीं माना, इसलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। उनका मानना था कि वर्णों को पुरोहिती सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में निर्मित किया गया था। समाज ने इस बात पर जोर दिया कि निम्न जातियों को अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में लोगों और भगवान के बीच बिचौलियों के रूप में पुजारियों का विरोध करना चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी विचारों के चलते पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। यह विचार सभी वर्गों व जातियों को प्रभावित और आकर्षित किया। फूले के विचार था कि सामाजिक सामूहिक कार्रवाई और संगठित आंदोलन के माध्यम से वंचित समुदायों का उत्थान कर सकता है, और ऐसा करने के लिए पहला कदम निम्न जातियों को ब्राह्मणों के कुकर्मों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। अपना विचारों को फैलाने के लिए 1877 से दीनबंधु अखबार भी प्रकाशित किया। समाज ने अंग्रेजी शिक्षा के विशेष महत्व पर जोर दिया, क्योंकि इसने व्यवसायिक कौशल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वंचित समूहों के बौद्धिक मुक्ति के आधार के रूप में कार्य किया। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा से ब्रिटिश सरकार में रोजगार के अवसर खुल सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादियों ने वंचित वर्गों को शिक्षा से वंचित कर रखा था। जब ब्राह्मणों ने फूले की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लड़ने की अनिच्छा के लिए आलोचना की, तो उन्होंने जवाब दिया कि शूद्रों को अपनी समस्या को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाकर अपनी स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाना चाहिए। समाज ने महाराष्ट्र के किसानों से जुड़ने के लिए अपने सदस्यों के संप्रेषित करने के लिए लोकप्रिय लोक नाटकों, तमाशों की ओर रुख किया। तमाशों के जरिए समाज अपनी और गैर ब्राह्मण नेताओं की गतिविधियों को सामान्य किसान हितों से जोड़ने में सक्षम हुआ। इसके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विद्रोह को जन्म दिया। 1919 में सतारा में किसानों ने ब्राह्मण जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि समाज को निम्न जाति समूहों में महान सहयोगी मिले, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय की कुलीन वर्गों के प्रयासों को अपवित्र और राष्ट्र विरोधी मानते। ब्राह्मणों ने सत्यशोधक समाज के धार्मिक ढांचे पर भी सवाल उठाया। सत्यशोधक समाज ने शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भारत में महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल अपने पत्नी के साथ मिलकर खोलने वाले ज्योतिबाराव फूले और उनकी पत्नी थी। 28 नवंबर 1890 में फूले की मृत्यु के बाद समाज का आंदोलन सुस्त पड़ गया, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कोल्हापुर रियासत के मराठा शासक साहू जी महाराज ने पुनर्जीवित किया। 1902 में साहू ने कोल्हापुर राज्य में ब्राह्मणों, प्रभुओं और पारसी के अलावा सभी समुदायों के लिए 50% सिविल सेवा पद आरक्षित कर ऐसे धार्मिक समारोहों को भी प्रायोजित किया जिसमें ब्राह्मण पुजारी की आवश्यकता नहीं थी। 1920 के दशक से पहले समाज ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि यह अभिजात वर्ग के नेतृत्व वाला आंदोलन था। 20वीं सदी के दौरान समाज के बाद के अनुयायियों में भावराव पाटिल और मराठा नेता भाव कोंडाजी डुबरे पाटिल, केशव राव जेधे, नाना पाटिल, खंडेराव बागल और माधवराव बागल शामिल थे। 1930 के दशक तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन आंदोलन में बहुत से समाज के नेता शामिल हो गए। हालांकि समाज के सिद्धांत ने भारत के बौद्धिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर विशेष रूप से गैर ब्राह्मण सार्वभौमिक अधिकारों, दलित आंदोलनों के बराबरी के लिए लड़ने वाले लोगों, समूहों, आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके तर्कों का ऋणी रहेगा। धन्यवाद।